हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। काई और की समस्या है, जैक तो नहीं लागेड़ो है? चिल्लावे घणो है, कई बात है? कई भाई, सही बात है। चलो, अपने लास्ट कहाँ तक पढ़े थे? उसमें कितना लिखे थे? ठीक है, हेडिंग लगाओ ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस। क्या हुआ? यहीं तक लिखा है। चलो, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका CUI या CLI, और जो दूसरा होता है उसे बोला जाता है GUI। दो प्रकार के इंटरफेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक होता है CUI या CLI भी कहते हैं, एक GUI। फुल फॉर्म पूछी जाती है मेन नंबर पे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतया दो ही प्रकार है उसके। या तो CU यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर यह है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हर काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपको कमांड टाइप करनी है। जैसे MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट का जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर क्या किया जाता है? हर काम के लिए कमांड लिखी जाती है। जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो तो रेलवे स्टेशन पे जो कंप्यूटर है उसकी भी ब्लैक स्क्रीन होती है, स्क्रीन पूरी काली है, हर चीज टाइप करनी पड़ेगी। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हर काम के लिए अलग अलग आइकन होता है। जैसे आपका मोबाइल, व्हाट्सएप का अलग आइकन दिख रहा है, फेसबुक का अलग आइकन दिख रहा है, कौटिल्य क्लासेस का अलग आइकन दिख रहा है इसी चीज अलग अलग। इसका मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हर काम का अलग अलग आइकन होता है, एक छोटी सी इमेज होती है, ग्राफिकल टूल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बात समझ में आती है दोनों में? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है वो कैरेक्टर पे चलता है, और जिसमें इमेजेस या ग्राफिक्स दर्शाए जाते हैं वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चलता है। ठीक है, यानी कि दो बड़े बड़े प्रकार। अंतर इसके दोनों के अंदर इनमें। चलो, ये हो जाएगा CUI या CLI। इसे कहा जाता है GUI। तो इसे कहा जाता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, फुल फॉर्म इसकी। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। यहां पर पहला होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहता है कि इसमें किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए कमांड टाइप करनी पड़ती है। कमांड
टाइप करनी पड़ती है, ठीक है। यानी कि जो भी काम करना है उसकी एक सीक्वेंस लिखनी पड़ेगी। जैसे माना कि व्हाट्सएप खोलना है, तो एक तो सीधा क्लिक करो, एक लिखो ओपन व्हाट्सएप और फिर एंटर मारो तो व्हाट्सएप ओपन होता है। फिर बोलते हैं ओपन राजू की चैट, फिर ओपन होते हैं, फिर वहां पे लिखोगे। एक सीधा क्लिक करके हो रहे हो, तो दोनों में अंतर तो है। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जिसमें हर काम लिखना पड़ता है, हर काम की जो कमांड है वो आपको टाइप करनी पड़ती है। ग्राफिकल यूजर कहता है कि इसमें किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए एक ग्राफिकल टूल ग्राफिक मतलब इमेज होता है, ग्राफिकल टूल जिसे हम लोग आइकन कहते हैं, को सेलेक्ट करना पड़ता है ना। ग्राफिकल टूल को सेलेक्ट करना पड़ता है। बात समझ में आ गई भाई? व्हाट्सएप ओपन करना है तो व्हाट्सएप को सेलेक्ट करो, फेसबुक ओपन करना है तो उसको सेलेक्ट करो, नहीं तो यहाँ पर हर चीज टाइप करो ओपन व्हाट्सएप फिर एंटर लिखो। तो एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। यहाँ पर इसके दो प्रकार होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का डोस और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और यहां पर आपके होते हैं सारे के सारे, जैसे एंड्रॉयड है मोबाइल में, वो आपका ग्राफिकल यूजर पे काम करता है। इस कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ग्राफिकल पे काम करता है। जो एप्पल का मैकिंटोश है वो काम करता है। एप्पल के कंप्यूटर में मैकिंटोश चलता है, एप्पल के मोबाइल्स में आईओएस चलता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लाइनक्स है एटसेट्रा। तो ये आपका कैरेक्टर यूजर और ये आपका ग्राफिकल यूजर। तो ये दो प्रकार के जो है ग्राफिकल या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस कितने होते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस होते हैं दो, एक कैरेक्टर पे काम करेगा, एक आपका ग्राफिक्स पे काम करेगा। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कह सकते हैं और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम लोग कह सकते हैं। उतारो यहां तक। हो गया, लिख दिया? हो गया। चलो, तो कंप्यूटर में कितने प्रकार के इंटरफेस हो गए? दो। हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था, एक बार वहां से रिवाइज कर रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है, यूजर और हार्डवेयर को जोड़ता है। हाँ, NUX, ये iOS, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग पढ़े थे अपन ने, शेल और कर्नल। शेल ऑपरेटिंग सिस्टम की बाहरी परत लिखवाई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम की आंतरिक परत लिखवाई थी, ठीक है। फिर पढ़े होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर, जिस पर एक यूजर काम करता है, जिस पर बहुत सारे यूजर काम करते हैं, ठीक है। मल्टी यूजर में लाइनक्स और यूनिक्स पढ़े थे, और
कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, यहाँ पर कमांड में एमएस डॉस और यूनिक्स होता है, वहाँ पर बचे हुए आपके सारे होते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ से बना हुआ है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर ग्राफिकल यूजर बनना है ना, अगर भाई कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अगर उसे जीयूआई बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे 4 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। अब वो 4 शर्तें कौन सी है, वो है ये कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होने के लिए विम्प WIMP विम्प को फॉलो करना पड़ता है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे चलना है तो उसे विम्प को फॉलो करना पड़ता है, विम्प को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब ये विम्प क्या है, तो WIMP, W का मतलब होता है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हर काम के लिए अलग विंडो है, अगर हर काम के लिए अलग विंडो है तो वो ग्राफिकल यूजर है। जैसे व्हाट्सएप खोला अलग विंडो खुलती है, फेसबुक खोला अलग विंडो खुलती है, गूगल क्रोम अलग खुलता है, MS वर्ड अलग खुलता है, और अगर सारे के सारे एक ही जगह खुल रहे हैं तो फिर वो ग्राफिकल यूजर नहीं हो सकता। i4 हर काम का अलग क्या होना चाहिए, आइकन होना चाहिए। व्हाट्सएप की अलग आइकन होता है, फेसबुक का अलग है, गूगल क्रोम का अलग होता है, मीडिया प्लेयर का अलग होता है। ठीक है, तो हर चीज का अलग आइकन होगा तो वो ग्राफिकल यूजर होगा। M का मतलब होता है उसमें अलग अलग मेन्यूज होने चाहिए। मतलब MS डोस में मेन्यू नहीं खुलते, लेकिन आप MS वर्ड खोलोगे तो फाइल, इंसर्ट, टूल, व्हाट्सएप में कॉल करने का अलग है, वॉइस कॉल का अलग है, सेटिंग का अलग है, होते हैं। तो मेन्यूज होने चाहिए, अलग अलग मेन्यूज है, हर काम का अलग मेन्यू है तो वो ग्राफिकल यूजर हो सकता है। और P का मतलब होता है पॉइंटर, और पॉइंटर का मतलब होता है, पॉइंटर किसका, माउस का। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस चलेगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बंद कर दो, इसको क्लास के अंदर बाहर जाके बात कर लेना फोन पे आराम से। अगर P फॉर पॉइंटर है यानी कि उसमें माउस चलना चाहिए। अब गौर करो जरा एक बात पे कि आप लोग जब रेलवे स्टेशन गए थे टिकट करवाने के लिए तो उसके पास माउस था क्या, नहीं होता, माउस होता ही नहीं है, वो सीधा कीबोर्ड पे काम करता है। इसका मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर नहीं है। यदि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम माउस सपोर्ट नहीं करता इसका मतलब वो ग्राफिकल यूजर नहीं है। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ग्राफिकल होने के लिए 4 शर्तें होगी, WIMP। उतारो यहां तक और समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? तो W यानी विंडोज, I फॉर आइकन, M फॉर मेन्यूज, P फॉर पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब हो गया कि माउस का पॉइंटर होना चाहिए। अगर आपको पूछे कि WIMP में M का पूरा नाम क्या है तो वो माउस नहीं होगा, वो तो मेन्यूज ही होगा। विम्प में माउस का नाम नहीं आता, पॉइंटर आता है, और पॉइंटर केवल माउस का होता है। ठीक है, उतारो यहां तक, लिख दिया? ठीक है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर भी जो है आपका फिनिश हो गया। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसके बाद में आपको क्या क्या पढ़ा दिया, एक बार नाम बताओगे, चैप्टर के नाम बताना शुरुआत से। ठीक है, हेडिंग लगाना माइक्रोसॉफ्ट, नए चैप्टर पे। अब सुनना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कौन है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी कब, उसका आविष्कार कब हुआ, ये सब चीजें पूछी जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल का मतलब, नेशन का मतलब क्या होता है, देश,
और मल्टी, कोई भी कंपनी एमएनसी होती है, कोई भी कंपनी मल्टीनेशनल होती है, इसका मतलब उसके जो ऑफिस हैं वो पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में, खाली भारत में नहीं है वो। तो मल्टीनेशनल मतलब हो गया कि बहुत सारे देशों में उसके ऑफिस हैं। ये क्या काम करती है? डील करती है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, पर्सनल कंप्यूटर ये भी बनाती है, और कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हार्डवेयर बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, और आपको पर्सनल कंप्यूटर जो ये पीसी है, माइक्रोसॉफ्ट के कीबोर्ड माउस भी आते हैं और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज भी आता है। तो कंप्यूटर के बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो बनाने का काम किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। ठीक है, इसके फेमस सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होता है? जिसके द्वारा हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। आपको जैसे facebook.com खोलना है तो उसके लिए आप लोग गूगल क्रोम ओपन करते हो, तो गूगल क्रोम किसका? गूगल कंपनी का है। लेकिन सेम वैसे के वैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। और फिर आता है एज वेब ब्राउजर। तो ये दो ब्राउजर है, इंटरनेट तो बंद हो गया, एक्सप्लोरर अभी एज चल रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेब ब्राउजर था, और नया एज वेब ब्राउजर है। चार जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। तो नई हेडिंग लगाना माइक्रोसॉफ्ट और उतारो यहां से यहां तक। ये आपके ऊपर वाले एएलपी बैच जो है उसी की पीडीएफ है सेम। तो मैंने बोला कि भाई इतना सारा लिखने से अच्छा है कि एक्सप्लेनेशन से और लिखने में टाइम बच जाता है। तो उतारो इसको। जहां समझ में नहीं आया ना स्पेलिंग पूछ लेना। मल्टीनेशनल कंपनी है, डील करती है। डील मतलब काम क्या है इसका? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, पर्सनल कंप्यूटर बनाती है, और उससे रिलेटेड सेवाएं देती है। फेमस सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, इंटरनेट का एक्सप्लोरर है, और एज का वेब ब्राउजर है। तो चार इसके सबसे फेमस और उपयोगी जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपके ये हैं। हो गया यहां तक? अरे ओ, क्या बातें क्या कर रहे हो? लिखना नहीं है क्या? या लिखा हुआ है पहले से ही? है? लिख लेंगे घर जाके तो फिर घर ही चले जाओ, आराम से लिख लेना। यहाँ दुख क्यों देख रहे हो? बातें कर रहे हो, लोग डिस्टर्ब हो रहे हो, घर ही चले जाओ, आराम से घर पे बैठ के लिखते रहना। है? घर पे मोबाइल में बाद में लिखोगे, मोबाइल में तो चलती रहेगी वीडियो, आराम से पीडीएफ खोल के लिख लेना। हाँ भाई, क्यों दुख देख रहे हो? यहाँ पर बैठ करके समय बर्बाद कर रहे हो 2 घंटे। घर पे कोई दूसरे तीसरे काम करोगे, रील ही देखोगे इंस्टाग्राम पे, और कुछ नहीं करोगे तो जाओ कोई तो देखो, नाचती नाचती जाओ, और या फिर लिख लो। मस्त रहो, मजे, टेंशन मत लो जीवन के अंदर। हाँ, एंजॉय करो, जाओ ऐश करो। ये दुनिया तुम्हारी है, जी ले अपनी जिंदगी, जा तू, जाओ। हाँ जा सिमरन, जा तू, मस्त रहो, टेंशन मत लो जीवन में यार। जबरदस्ती हो, और भी कोई जो जबरदस्ती बैठा है, कोई ऐसा है क्या? हाँ है तो मस्त रहो, जाओ आराम से ऐश करो। मा तो एक रही नहीं हो छोरो तो भी नहीं पटा दा, अपन की टेंशन नहीं है।
ठीक है, पढ़ो आराम से। घर जा रही जगह अटे ही नहीं लिख रहा है भाई, घर जा काई खांगा कर ली, सही है ना। और यहाँ पे भी कोई नहीं पढ़ रहा है, जो घर जाके तो क्या ही कर लेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महेंद्र। हाँ भाई, हो गया सबका? हो गया? ठीक है। किसका बाकी है भाई? लिखो लिखो, आराम से लिख लो, कोई बात नहीं। हो गया? ठीक है। आगे सुनो। आगे बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कब बनी? 4 अप्रैल 1975 को। इसको बनाने वाले कौन थे? बिल गेट्स और पॉल गार्डनर एलन। इसे पॉल जी एलन भी कहा जाता है। पूरी जितनी भी किताबें बनती है वहां पर पॉल जी एलन ही बोलते हैं, जी फॉर गार्डनर नहीं लिखा जाता, तो अपने दिमाग में कंफ्यूजन मत लाना, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स और पॉल गार्डनर एलन, या इसे यूं भी कहा जाता है पॉल जी एलन, ठीक है, इसने बनाई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय जो है उस ऑफिस का नाम, जो जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम होता है ना, जैसे रश्मि कुटीर, तो वैसे इस बिल्डिंग का जो नाम है वो है माइक्रोसॉफ्ट कैंपस। रेडमंड वॉशिंगटन अमेरिका में है। तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहां पर है? अमेरिका में, वॉशिंगटन में। और जगह तो बोलता ना कि जैसे भारत के राजस्थान में, तो राजस्थान में की जगह है जयपुर, तो ऐसे तो अमेरिका के वॉशिंगटन के रेडमंड में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है। सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुखिया कौन है? सत्या नाडेला। कहाँ के हैं? इंडिया के। अब एक प्रश्न आपके एलपी में नहीं आया था, लेकिन एनटीपीसी में पूछा था कि सत्या नाडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के मुखिया कब बने। रेलवे ऐसे ही ऊट पटांग सवाल पूछता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के मुखिया, ये कंप्यूटर में नहीं आया था, ये सवाल आया था उसमें, बोलते ना जो जीके, उस पोर्शन में डाल दिया था। माइक्रोसॉफ्ट के मुखिया सत्या नाडेला कब बने? तो ये बने थे 2014, 4 फरवरी 2014। तो उस समय जो इसके मुखिया थे वो थे स्टीव बाल्मर। तो स्टीव बाल्मर ने क्या किया कि कंपनी से उस पद को छोड़ दिया। भाई मैं, अब मेरे से क्या है कि मेरे से जो है चेयरमैन गिरी नहीं होती है, तो मैं तो छोड़ रहा हूँ। तो जब वो छोड़े तो सबसे सीनियर थे सत्या नाडेला, तो उन्हें माइक्रोसॉफ्ट का मुखिया बनाया। कब कब बनाया? फरवरी 2014। तो स्टीव बाल्मर के द्वारा सीईओ की पोस्ट 4 फरवरी 2014 को छोड़ने के बाद सत्या नाडेला जो है इसके मुखिया बने, ठीक है। तो कब बनी? 1975। किसने बनाई? बिल गेट्स और पॉल एलन। कहां पर है? रेडमंड, आपका वॉशिंगटन और अमेरिका का। कौन है चीफ? सत्या नाडेला। कब बने? फरवरी 2014। पहले कौन थे? स्टीव बाल्मर। क्लियर? उतारो।
हो गया। लिख दिया। ठीक है। तो 4 अप्रैल 1975 को बनी। किसने बनाई? बिल गेट्स और पॉल जी एलन ने बनाई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो रेडमंड, वॉशिंगटन, अमेरिका में है। इसका जो मुखिया कौन है वो है सत्या नाडेला। कब बने? फरवरी 2014 में। इनसे पहले कौन था? स्टीव बाल्मर। क्लियर? ठीक है। अगली बात, अगली बात यह है कि जब विंडोज की बात करें, सुनना, विंडोज जो है सबसे पहले देखो कंपनी कब बनी? 1975। इस कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है और पूरी दुनिया में एक नंबर पे काम करता है, वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। हर कंप्यूटर में यही चलता है। तो 1985 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बनाया। उसके बाद में 1990 में इसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया और उसके बाद में 1995 में माइक्रोसॉफ्ट का क्या बना? इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि जो वेब ब्राउजर होता है वो बनाया गया। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो आविष्कार थे वो लगातार चले थे 5-5 साल में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो विंडोज, विंडोज क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला एडिशन विंडोज 1.0 कब आया था? 1985 में। और वर्तमान में सबसे लेटेस्ट कौन सा है? तो वो है विंडोज 11। वो है विंडोज 11। कब लॉन्च हुआ? 5 अक्टूबर 2021 को। कोड नेम का मतलब होता है कि हर सॉफ्टवेयर को एक नाम दिया जाता है। ठीक है। जैसे उसमें एंड्रॉयड में नहीं आते, जेली बीन आता था, किटकेट आता था, नॉगेट आता था। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन है उसे एक नाम दिया जाता है। वैसे के वैसे विंडोज 11 का नाम क्या है? सनवेली। और इसके दो एडिशन है, होम एंड प्रो। आपके पिछली बार में एक सवाल आया था कि विंडोज 7 के कितने संस्करण हैं? वो थे 7। विंडोज 11 के कितने संस्करण हैं? 2। विंडोज 10 के कितने संस्करण हैं? 3, होम, स्टूडेंट और प्रो। और यहाँ पर केवल 2 ही है, होम एंड प्रो। ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि विंडोज का पहला एडिशन कब आया? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का 1985 में। सबसे लेटेस्ट कब आया है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा। विंडोज 10 कब बना? तो 2015 में बना। विंडोज 11 कब बना? तो 5 अक्टूबर 2021 को बना। उतारो। लिखो यहां तक। विंडोज का पहला संस्करण 1.0, 1985। और सबसे नया विंडोज 11। सेम टू सेम एमएस ऑफिस के लिए भी होता है। एमएस ऑफिस का पहला वर्जन आया था 1990 में। और नया एडिशन है विंडोज 11 के साथ में आया था एमएस ऑफिस 2021। जैसे हम लोग जो विंडोज ऑफिस 2010, ऑफिस 2007 यूज में लेते हैं, वैसे के वैसे ऑफिस 2021 सबसे नया है। और ये दोनों एक साथ ही लॉन्च हुए थे बंडल के रूप में।
हो गया। हाँ, वो उधर वाला नहीं, जरूरी नहीं है, वो मैं लिखाऊंगा आगे वैसे भी। अभी ये लिखना बस। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला एडिशन लॉन्च हुआ था 1985 में। और सबसे नया एडिशन है वो है विंडोज 11, और वो लॉन्च हुआ है 2021 के अंदर। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? हाँ बोलो। हाँ, कोई शंका तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। अगली बात, अब बात करते हैं हमारे जो सिलेबस है एएलपी में, उसमें पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। हमारे सिलेबस में दो है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। तो वर्ड और एक्सेल जो है ऑफिस का। अब ऑफिस क्या होता है, सिंपल सा बात है। देखो, कोई ऑफिस क्या है कि वहाँ एक ऑफिस है, इसमें कंप्यूटर टेबल और लैपटॉप लगा के बैठे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ऑफिस में कितने काम होते हैं भाई। कोई लेटर लिखना हो, कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, हिसाब किताब रखना हो, तो यही काम होता है बेसिकली भाई, लेटर वगैरह लिखना हो। तो इन सब के लिए हम लोग कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर का यूज में लेते हैं, और बेसिक सॉफ्टवेयर जो है वो क्या कहलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस। और हम इसके लिए वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल काम में लेते हैं। हमारे सिलेबस में केवल वर्ड और एक्सेल है, पावर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ कि कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का समूह होता है जो किसी क्लाइंट के बेसिक ऑफिस रिलेटेड टास्क, यानी कि सामान्य ऑफिस से संबंधित कोई काम है, वो करने के लिए हम लोग इसका जो है वो यूज में लेते हैं, ठीक है। रिलीज कब हुआ था? 19 नवंबर 1990 में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था? 1985 में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब आया? 1990 में। और माइक्रोसॉफ्ट खुद कब बना? 1975 में, ठीक है। अब ये जो एमएस ऑफिस है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। अब ये कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो शुरुआती वर्जन थे ऑफिस के, वो माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे नहीं चलते थे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिकल यूजर नहीं था। सिंपल बात है भाई, एमएस ऑफिस जो है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, उसमें तो ग्राफिक्स है बहुत सारे, हर सारे मेन्यूज है। जब माइक्रोसॉफ्ट खुद ही ग्राफिकल यूजर नहीं है, तो क्या एमएस ऑफिस चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए पूछा जाता है, इसलिए प्रश्न भी बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के शुरुआती वर्जन जो है वो किस कंपनी के लिए बनाए गए थे? तो वो एप्पल कंपनी के लिए बनाए गए थे। और एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? मैकिनटोश। तो एप्पल के मैकिनटोश प्लेटफॉर्म के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के शुरुआती वर्जन जो थे वो बनाया गया था, ठीक है। और पहले एडिशन में वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीन ही थे। आज की तारीख में तो एक्सेस भी आता है, आउटलुक भी आता है, पिक्चर स्नाइपर भी होता है, 21-22 सॉफ्टवेयर जो आ जाते हैं, लेकिन शुरुआती वर्जन में केवल तीन ही थे। तो यहां से समझने वाली बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के बेसिक ऑफिस रिलेटेड काम जो होते हैं, उन कामों को करने के लिए जो हम सामान्य सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिक सॉफ्टवेयर थे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। हमारे सिलेबस में क्या है? वर्ड और एक्सेल। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखा गया है। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो शुरुआती वर्जन थे वो ग्राफिकल यूजर थे, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुद कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे चलती थी, तो जब कोई सॉफ्टवेयर ग्राफिकल वाला है और ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टर वाला है, तो अब ग्राफिकल तो कैरेक्टर पे नहीं चल सकता। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के शुरुआती वर्जन जो थे वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए नहीं थे, वो एप्पल के लिए थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के शुरुआती वर्जन एप्पल के प्लेटफॉर्म के लिए बनाए गए थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कब बनी? 1975। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया? 1985। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब बना? 1990 में। उतारो।
तो किसी भी व्यक्ति के ऑफिस से संबंधित जो काम होते हैं वो करने के लिए ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया गया। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम के अंदर भी ऑफिस है, तो ऑफिस से रिलेटेड काम को करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया गया। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 1975 में बनती है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में आया, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ऑफिस वर्जन है वो आया 1990 के अंदर। ठीक है, तीनों सन काम की है, पूछी जाती है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर मेन जो सॉफ्टवेयर है वो है आपके वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ग्राफिकल यूजर है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कैसा था? कैरेक्टर यूजर। तो इसलिए ये प्रश्न बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के शुरुआती प्लेटफॉर्म किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए गए थे। तो बहुत सारे आज भी यही करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, क्यों भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही तो होगा, और यही कंफ्यूजन रह जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती वर्जन जो थे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं थे, वो एप्पल के मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए थे। क्लियर? हाँ बोलो। कई खा रहे हो, पान खा रहे हो, कई बात है तो कई सुपारी है तो गुटको विमल सेंटर फ्रेश है वो अति कहीं चाबोड बार वायु दिखे वो बटका भरेगा। चले जने मैं होचू हाँ किया बोली, हाँ बोलते तो हाँ लिख दिया, लिखो। चले आगे। तो माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती वर्जन किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाए गए थे? ये प्रश्न आ जाए तो एप्पल के मैकिंटोश के लिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसका जो आविष्कार है वो कब हुआ था? 1990 में। माइक्रोसॉफ्ट खुद कब बनी? 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज कब आया? 1985 में। ठीक है, ओके। अगली बात, अब पहली बात हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है? एमएस वर्ड। तो देखो भाई, अब सुनना, हेडिंग लगा देना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा होता है ये देखिएगा। ये विंडो तो देखी है सबने, जिसने भी एमएस वर्ड कभी ओपन किया कंप्यूटर में। एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो हमें कुछ चीजें मिलती है। सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट 1 दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट का नाम है। तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट का नाम कहां पर डिस्प्ले होता है? टाइटल बार पे। ठीक है, टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको दिख रहे हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, इन्हें क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। और ये जो आपके मेन्यू बार के जस्ट नीचे होती है वो टूल बार। तो सबसे ऊपर कौन सी बार है एमएस वर्ड में? मेन्यू टाइटल बार। और इसका प्रश्न ऐसे बना था अभी यूपी पीसीएल वाले एग्जाम में TG2 में कि एमएस वर्ड में सबसे ऊपर जो टाइटल बार होती है उसका रंग कैसा होता है? नीला, लाल, हरा। सोच, मतलब मैं बता रहा हूं कि कहां से पढ़ा है पढ़ाने वाला, और पढ़ने वाला कहां से पढ़े। रंग कैसा होता है वो कई सवाल हुए। रंग कैसा होता है? नीला। पावर पॉइंट का होता है लाल, और एक्सेल का होता है हरा। ये प्रश्न पूछा। अब वो कहे कि सर आपने ये तो पढ़ाया नहीं भाई, इतना कौन सोचे भाई, एमएस वर्ड तो पूरा गहराई से पढ़ा दिया। सवाल आया एमएस वर्ड की टाइटल बार का रंग कौन सा होता है, बताओ। समझ रहे हो बात को? तो टाइटल बार जो है वो ब्लू कलर की होती है एमएस वर्ड की। मेन्यू बार, टूल बार। एमएस वर्ड में जब मेन्यू बार और टूल बार को एक साथ जोड़ें, इसको तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिबन। एमएस वर्ड में मेन्यू बार और टूल बार को संयुक्त रूप से रिबन कहा जाता है। एक प्रश्न और, एमएस वर्ड में हम काम कहां करते हैं? पेज के ऊपर। एमएस वर्ड में पेज ही दिखता है बीच वाला। तो एमएस वर्ड का वर्किंग एरिया क्या कहलाता है? तो वर्किंग एरिया है पेज। सेम टू सेम एमएस पावर पॉइंट में हम स्लाइडों पे काम करते हैं, तो एमएस पावर पॉइंट का वर्किंग एरिया क्या कहलाता है? स्लाइड। एमएस एक्सेल में हमारे पास में बहुत सारी शीट होती है, तो एमएस एक्सेल का वर्किंग एरिया शीट। तो एमएस वर्ड का वर्किंग एरिया क्या कहलाता है? पेज। ठीक है, अब यहां पर आपको कुछ नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां पर भी है। इन्हें कहते हैं रूलर बार, और इसका यूज क्या है? ये पेज की साइज को मापती है। तो एमएस वर्ड के अंदर पेज की साइज को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रूलर बार का। तो यहां से प्रश्न बनता है एमएस वर्ड की मापन इकाई कौन सी है? तो एमएस वर्ड की मापन इकाई है
रूलर बार। ये क्या करती है, ये पेज की साइज को मापने का काम करती है। एमएस वर्ड में पेज की साइज को मापने का काम कौन करती है, रूलर बार। और रूलर बार को एमएस वर्ड की क्या कहते हैं, मेजरमेंट यूनिट या मापन इकाई। ठीक, यहां तक क्लियर। तो एमएस वर्ड जब पहली बार खोला जाता है तो हमें ये विंडो दिखाई देती है, बीच में वर्किंग एरिया आता है जिसे हम लोग पेज कहते हैं, सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, फिर टूल बार। मेन्यू बार और टूल बार मिलके रिबन बनती है। पेज के ऊपर और पेज के बाईं साइड में हमें रूलर बार दिखती है। रूलर बार को एमएस वर्ड की मापन इकाई कहते हैं, यानी कि ये एमएस वर्ड में पेज की साइज को मापने का काम करती है। बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक है। तो एमएस वर्ड को जब खोलते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। एक बात और, आपके पिछले जो एग्जाम हैं सिलेबस में एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल है, ठीक है, लेकिन पिछले एग्जाम में वर्ड और एक्सेल का एक भी सवाल नहीं आया। ये बड़ा चैप्टर है लेकिन सवाल इसमें से 0 आया। लेकिन भाई शनि जो है वो आपकी कुंडली में बैठा है, तो आपके सवाल आ सकता है, इसलिए पढ़ना उसी इंटरेस्ट है। यूँ नहीं कि भाई सवाल नहीं आया तो हमारे भी नहीं आया। पिछले कभी भी एलपी के 12-13 में एक आई थी, फिर 19-18 में, ये जो साल था, यहाँ लगभग मतलब दो वैकेंसी आई थी 2010 से 2020 के बीच। उन दोनों वैकेंसी में एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का एक भी सवाल नहीं आया, ठीक है। बट फिर भी ध्यान से हमें तो पढ़ना उसी तरीके से। तो देखो, एमएस वर्ड के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टैब्स की। टैब का मतलब क्या होता है, ये देखते हो, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो एमएस वर्ड में जो टैब होते हैं वो कितने होते हैं, 8। होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो एमएस वर्ड में टैब कितनी होती है, टैब होती है 8। टैब का मतलब क्या है, तो टैब का मतलब होता है कि जिनमें आंतरिक टूल्स एंड कमांड होती है, या जिनमें हमें विभिन्न टूल्स एंड कमांड्स मिलती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, टैब। ठीक है, जैसे मेलिंग टैब को क्लिक किया तो आपको दिख रहा है क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू, रिजल्ट और फिनिश दिख रहा है। तो यानी कि जब किसी टैब पर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैब। तो एमएस वर्ड में कितनी टैब है, 8। अब यहाँ पे फाइल भी दिख रहा है, फाइल टैब नहीं है, फाइल मेन्यू है, क्योंकि उसमें टूल एंड कमांड नहीं नजर आते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर सिंपल सी बात है, अगर पूछे मेन्यू कितने होते हैं तो 9 होते हैं, और टैब कितनी होती है तो 8 होती है, ठीक है। और 9th मेन्यू कौन सा है, फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू होता है, फाइल टैब नहीं होता है, क्लियर। तो ये लिखो यहां से इनके नाम, फिर इनमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। एमएस वर्ड हेडिंग लगाया सबने। एमएस वर्ड हेडिंग लगाने के बाद में एमएस वर्ड के टैब और ये 8 नाम लिखो सीधे सीधे। उतारो।
लिख दिए 8 टैब। अब देखो हर टैब में बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि देखो रेलवेज में कुछ शॉर्टकट कीज पूछी जाती है ना। अलग अलग टैब में फीचर्स होते हैं, कट करना, कॉपी करना, ये सब। तो हमें उन सब की शॉर्टकट कीज याद रखनी है जो मैक्सिमम पूछी जा सकती है ना। जो आपके एग्जाम में वो तक पूछी जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होम टैब की। तो होम टैब जो होती है, इस होम टैब को ध्यान से देखो, दिख रही है होम टैब? देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है? पहला क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक, फिर आता है स्टाइल ब्लॉक, और फिर आता है एडिटिंग ब्लॉक। अब ये पांचों ब्लॉक में से हमारे पास में क्लिपबोर्ड ब्लॉक है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिटिंग ब्लॉक है। ठीक है, लिखो 1 नंबर होम टैब लगाना, पांचों ब्लॉक के नाम लिखना। अब क्लिपबोर्ड ब्लॉक को अलग से पढ़ेंगे, जहां पर कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन मिलता है, बेसिक ऑप्शन। फॉन्ट में फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं ये ऑप्शन आता है। पैराग्राफ में पैराग्राफ की स्पेसिंग, अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है, टेक्स्ट को इटालिक करने की शॉर्टकट की क्या है, ये छोटे छोटे प्रश्न जो है बनते हैं। तो 1 नंबर होम टैब लगा करके उसमें पांचों ब्लॉक के नाम लिखिएगा। हम पांचों नहीं पढ़ेंगे, हम केवल 3 पढ़ेंगे। पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, और फिर पढ़ेंगे एडिटिंग ब्लॉक। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है और जहां से प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन नाम सारे लिखना, बाई चांस पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होम टैब में नहीं होता है। अब कौन सा विकल्प होम टैब में नहीं होता है, तो हमें जब ये नाम पता होंगे तो हम इस प्रश्न को कर सकते हैं कि होम टैब का विकल्प कौन सा नहीं है। होम टैब में 5 ब्लॉक होते हैं: क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक, स्टाइल ब्लॉक और एडिटिंग ब्लॉक। लिख दिए पांचों के नाम। होम टैब में क्लिपबोर्ड ब्लॉक होता है, फॉन्ट ब्लॉक होता है, पैराग्राफ ब्लॉक होता है, स्टाइल ब्लॉक होता है, एडिटिंग ब्लॉक होता है। चलो आगे, लिख दिया? ठीक है, सबसे पहले जो ब्लॉक है हमारे पास में वो है क्लिपबोर्ड ब्लॉक। अब देखो क्लिपबोर्ड ब्लॉक का मतलब क्या है। क्लिपबोर्ड ब्लॉक में हमें मिलता है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, और जब ये तीर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल। अब देखो ध्यान से समझो कि जब हम लोग किसी भी कट कॉपी करना तो समझ में आता है कि कट करना और कॉपी करना। तो जब किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं, मैं केवल एमएस वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, माना कि एक फाइल को दूसरी जगह ले जाना है तो आपके मोबाइल में भी ऑप्शन आता है, सेलेक्ट करके रखो तो कॉपी ऑप्शन भी आता है और एक मूव ऑप्शन आता है, कट नहीं आता। किसी किसी फोन में कट भी लिखा आता है। तो जब हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो कट या कॉपी किया गया डेटा अस्थायी रूप से एक मेमोरी में चला जाता है, और उस मेमोरी को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड एक प्रकार की क्या है? अस्थायी मेमोरी होती है, जिसका प्रयोग किसी भी कंटेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। तो अगर आपने किसी को कट या कॉपी किया तो उस समय कहां पे जाएगा? क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड क्या है? स्थायी या अस्थायी? अस्थायी मेमोरी है जो कॉपी किए गए टेक्स्ट को इधर उधर करने के काम आती है। ठीक है, तो यहां पर इसका नाम ही क्लिपबोर्ड इसलिए रखा गया है कि जो कट या कॉपी करेंगे वो आपकी मेमोरी में सेव रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास में फीचर कौन कौन सा? सबसे पहले क्या है? कट, किसी भी कंटेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करना, मतलब कि वो पिछली जगह से हट जाएगा और वो कहां चला जाएगा? नई जगह पर। पूछे शॉर्टकट की कट की तो वो होती है Ctrl+X। कॉपी करना मतलब एक कंटेंट को दूसरे स्थान पर क्या करना? कॉपी करना हो तब यूज करते हैं। कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। अब कट या कॉपी किए गए कंटेंट को किसी नई जगह पर पेस्ट करना हो तो Ctrl+V। छोटी छोटी शॉर्टकट की पूछी जा सकती है। हमारा एग्जाम कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, छोटा एग्जाम है। तो कट, कॉपी और पेस्ट दो और है, अगली स्लाइड में सेम टू सेम उतारना, टेबल बनाना, 2 ऑप्शन और आएंगे, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर। उतारो यहां तक। समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, और ध्यान से लिखना अच्छे से, पूरी हर चीज लाइन इंपॉर्टेंट है जो जो लिख रहे हो।
नहीं उसका वो कुछ नहीं बनाना, बस ये लिखना और ये लिखना, हो गया। उतारो। वो तो है कि ये ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में मिलेंगे, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। देखो कट और कॉपी एक्टिवेट नहीं है, जब सेलेक्ट करेंगे ना किसी टेक्स्ट को तब एक्टिवेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, कट कॉपी कर सकते हैं। हो गया। चलो तो देखो सबसे पहला टैब है होम, और होम टैब का सबसे पहला फीचर जो है वो है क्लिपबोर्ड ब्लॉक। क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर हमें जो पहला ऑप्शन है वो कट मिलता है, फिर कॉपी मिलता है और पेस्ट मिलता है। यानी कि जो डेटा कट और कॉपी करते हैं उसे अगर आप लोग किसी दूसरी जगह पे लेके जाकर के पेस्ट करना चाहो तो हम इसका यूज करते हैं Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। क्लियर? क्लियर? हाँ बोलो। हाँ, और ज्यादा जोर हाँ मत बोल, जो वो सेंटर फ्रेश जातो रहेला। हाँ ठीक है। अगली बात, चौथा ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। अब देखो खाली Ctrl+V करते हैं तो जैसा कॉपी हुआ था वैसा का वैसा पेस्ट हो जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि अगर आपने जो कंटेंट सेलेक्ट किया है आप उसको एक बुकमार्क के रूप में पेस्ट करना चाहते हो, उसको एक वेब पेज की तरह पेस्ट करना चाहते हो, उसे आप लोग एक हाइपरलिंक की तरह पेस्ट करना चाहते हो, तो कट या कॉपी किए गए डेटा को अलग अलग फॉर्मेट, जैसे वेब पेज हो गया, बुकमार्क हो गया, हाइपरलिंक हो गया, उसमें पेस्ट करना तब यूज करते हैं। Ctrl+V किसकी शॉर्टकट की? पेस्ट की। इसकी बनती है Alt+Ctrl+V। Alt+Ctrl+V, इसका मतलब हो जाता है पेस्ट। ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है? देखो इंपॉर्टेंट फीचर है। आपने समझ लो कहीं पर जैसे ये राम लिखा हुआ है, जो बात को समझना पहले कि अगर मैं Ctrl+C दबाऊं और Ctrl+V करूं तो राम एज इट इज कॉपी हो जाएगा, हो जाएगा। अब मेरे पास में यहां पर जैसे श्याम लिखा है, श्याम, मैं इसको सेलेक्ट, मैं चाहता हूं कि मुझे राम नहीं चाहिए, मुझे इसका क्या चाहिए, इसका लाल कलर चाहिए, इसका जो फॉन्ट है वो मुझे चाहिए, इसकी फॉन्ट की जो स्टाइल है वो मुझे चाहिए, वो मैं क्या करना चाहता हूं, इस पर पेस्ट करना चाहता हूं। तो अगर आप लोग सेलेक्ट किए गए कंटेंट की केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी करो, सेलेक्ट किए गए कंटेंट की केवल और केवल फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहो तो इसका यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? फॉन्ट पूरा कॉपी नहीं होगा या फॉन्ट पूरा पेस्ट नहीं होता, केवल कंटेंट पेस्ट होता है। ठीक है। दिख रही है? हाँ, सबकी जरूरी नहीं है, सब लोग तो समझ जाना मन में ही। बस बात इतनी सी है कि अगर इसमें देखो जो पीछे वो इस साइड भी आकर के बैठ जाओ। ठीक है भाई, जो बस जो जो चीजें बता रहा हूँ ना वो समझनी है, आपके प्रैक्टिकल कहीं पर भी नहीं आएगा, आपके एग्जाम में भी प्रश्न नहीं पूछा कभी, बट फिर भी दो चार चीजें जो है वो बता रहा हूँ बस, बोलना नहीं है। ठीक है, जैसे राम लिख दिया, मैं बस इसकी बात कर रहा हूँ। अब देखो जो कट किया था Ctrl+X दबाते हैं, सुनना बात को, सबसे पहला क्या था, कट किया था, Ctrl+X करते यहां से हट जाएगा, Ctrl+V करते आ जाएगा, ये हुआ था कट। अब अगर मैं इसको Ctrl+C करता हूं, कॉपी करता हूं और एंटर मारता हूं तो Ctrl+V से राम आता है। ठीक है। अब मैंने बताया भाई Ctrl+C कर दिया, अब इसको स्पेशल पेस्ट है तो हम लोग बात करते हैं Alt+Ctrl+V। अब पूछ रहा है पेस्ट स्पेशल किस किस पैटर्न में पेस्ट करना है वो आप लोग कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं, जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ये कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, टेढ़ा कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे नाम श्याम है, मैं चाहता हूं कि मुझे राम नहीं चाहिए, मुझे राम की फॉर्मेटिंग चाहिए, तो इसके लिए शॉर्टकट की बनती है Ctrl+Shift और C,
फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। बोर्ड पे लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट और सी कॉपी करने के लिए, बोर्ड हटे, बोर्ड पर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी है, तो फॉर्मेटिंग कॉपी करना। और शाम को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और वी, क्या चेंज हुआ? राम कॉपी नहीं हुआ, राम की फॉर्मेटिंग कॉपी हुई। जैसे माना कि इसको इसका समझ लो, ये जो है वो इस कलर का कर दिया, ये जो है इसको बोल्ड नहीं हटा दिया, और इसको मैंने समझ लो इस कलर में कर दिया। अब मैं इसको जब कंट्रोल प्लस शिफ्ट सी करूंगा फॉर्मेटिंग, और इस पे पेस्ट करूंगा, तब देखो क्या आएगा। अब बोलोगे कि सर सारा क्यों नहीं आया, तो केवल पहले कैरेक्टर की कॉपी करता है। अगर पहला कैरेक्टर आपका ये है, कंट्रोल शिफ्ट सी है, तो कंट्रोल शिफ्ट वी हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब कहने का मतलब इतना सा है कि केवल और केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। आई बात समझ में? तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, कंटेंट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। तो अगर आप लोग फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहो, तब किसका यूज करेंगे? तब यूज करेंगे फॉर्मेट पेंटर का। और शॉर्टकट की कॉपी करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और पेस्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट वी। खाली कंट्रोल सी कॉपी करता है, खाली कंट्रोल वी पेस्ट करता है। आई बात समझ में? तो अगर फॉर्मेटिंग को कॉपी करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? फॉर्मेट पेंटर। ठीक है? हाँ बोलो, लिखो। यूं हांडा जो वहीं कर रहे, उतारो। तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करके फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर देना, बस ये है यहां तक की चीजें। लिख दिया? चले? तो देखो, कंट्रोल प्लस एक्स बराबर कट, कंट्रोल प्लस सी बराबर कॉपी, कंट्रोल प्लस वी बराबर पेस्ट। ऑल्ट कंट्रोल वी जो है वो पेस्ट स्पेशल करता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। ठीक है? प्रश्न सीधा आता है कि अगर आप लोग एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को अगर कॉपी करना चाहो तो किसका यूज करोगे? तो फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। ठीक है? अगर टेक्स्ट को, कंटेंट को कॉपी करना चाहो तो कॉपी यूज करते हैं, कंटेंट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहो तो फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। ठीक है? क्लियर?
चलो आगे। चलो, तो ये पहला जो ब्लॉक है हमारे पास में कौन सा हो गया, क्लिपबोर्ड ब्लॉक। अगला जो ब्लॉक है हमारे पास में इंपॉर्टेंट, वो है फॉन्ट ब्लॉक। अब फॉन्ट ब्लॉक के अंदर जब हम लोग ध्यान से देखें तो ये दिखता है आपको, ये वाला दिख रहा है, ये फॉन्ट ब्लॉक, ये फॉन्ट ब्लॉक। तो फॉन्ट ब्लॉक में हमें क्या क्या चीजें नजर आती है, देखो फॉन्ट ब्लॉक में हमें यहाँ पर पहले तो फॉन्ट का टाइप है, यहाँ पर कैलिबरी जो आता है लिखा हुआ। एक्चुअली पहले जो पुराने ज़माने में जो एमएस वर्ड हुआ करता था, एमएस ऑफिस हुआ करता था, उसका जो फॉन्ट था वो टाइम्स न्यू रोमन था, अभी चेंज हो गया, अभी आता है कैलिबरी। ये है फॉन्ट की साइज। ये जो ऊपर का तीर है ये फॉन्ट को इंक्रीज करता है, ये फॉन्ट को डिक्रीज करता है। चेंज केस, केस का मतलब होता है जो कंटेंट है आपका उसके सबको बड़े अक्षरों में कर देना, क्योंकि एक प्रश्न ऐसा भी बना था कि अगर आप लोग किसी भी कंटेंट को बड़े अक्षरों में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या करोगे, कैप्स लॉक का यूज करोगे, आप उसको शिफ्ट के साथ में लिखोगे, या आप अपर केस का यूज करोगे, क्योंकि प्रश्न कहता है कि सेलेक्ट किया गया जो टाइप किया जा चुका है, तो टाइप किया जा चुका है कंटेंट उसको कैपिटल करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा चेंज केस का। और केस 5 प्रकार के होते हैं। ये जो रबड़ है ये सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता है। फॉर्मेटिंग मतलब किसी भी टेक्स्ट में अपन ने अगर बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, रंग डाला था, वो सब खत्म करके नॉर्मल, जिसे बोलते हैं ना रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग मोबाइल में, तो ये रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग कर देता है। जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है वो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग में चला जाता है। ये आपके फॉन्ट स्टाइल होती है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। एमएस वर्ड में कितनी फॉन्ट स्टाइल होती है, 4। चौथी कौन सी है, प्रश्न आया हुआ है एमएस वर्ड में कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रेगुलर। अब रेगुलर का मतलब क्या होता है, देखो इतना सा बात है कि जब आप लोग एमएस वर्ड ओपन करते हो, जब आप लोग एमएस वर्ड ओपन करते हो यहाँ पर, तो इसको समझो। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जिसको भी दिख रहा है एक बार समझ लो कि अगर मैंने बोल्ड, इटैलिक कुछ भी टाइप नहीं किया तो कुछ तो है यहाँ पे। भाई देखो, बोल्ड करूंगा तो सब बोल्ड हो जाएंगे, इटैलिक करूंगा तो सब इटैलिक हो जाएंगे, अंडरलाइन पे सब अंडरलाइन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब ये तीनों ही नहीं है तब भी कोई तो स्टाइल है। भाई बोल्ड करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, तीनों ही बंद कर दिए, फिर भी टेक्स्ट तो दिख रहा है, ऐसा थोड़ी टेक्स्ट गायब हो जाएगा, कुछ तो है। तो ये जो फॉन्ट स्टाइल है उसे क्या कहते हैं, रेगुलर। और यहां से प्रश्न भी बनता है कि एमएस वर्ड की जो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है वो कौन सी होती है, वो होती है रेगुलर, ठीक है। प्रश्न आया था कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है, लोग अक्सर लेते हैं रेगुलर नहीं है, क्योंकि रेगुलर तो हमें दिखती ही नहीं है, तो रेगुलर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है। क्लियर बात समझ में आ गई। फिर आता है स्ट्राइक थ्रू, यानी कि टेक्स्ट को बीच में से काट देना। फिर होता है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, और ये अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखो सुनना पहले, फॉन्ट पेज यानी कि किसी भी टेक्स्ट के किसको चेंज कर देना, फॉन्ट को। शॉर्टकट की पूरे के पूरे फॉन्ट की एक कॉमन शॉर्टकट की चलती है हर ऑप्शन के लिए, उसे कहते हैं कंट्रोल प्लस डी। होता क्या है, कंट्रोल प्लस डी से एक फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें सारे फीचर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब देखो डिफॉल्ट का मतलब यह है कि कैलिबरी फॉन्ट कब से शुरू हुआ, ऑफिस 2007 से। उससे पहले टाइम्स न्यू रोमन आता था 2003 तक। देखो 2003 तक, 2007 से, इसका मतलब 2007 तक हम कौन सी ऑफिस यूज करते थे, 2003 ही यूज करते थे, 2007 में नया आया, ठीक है। जैसे आप लोग अगर अभी यहाँ पे देखोगे गौर से तो आपको क्या दिख रहा है, कैलिबरी दिख रहा है। तो ये कैलिबरी जो है वो 2007 के बाद आई है, एमएस ऑफिस 2010 की विंडो है, ठीक है। तो उसके बाद में कैलिबरी आया, ठीक है। अब दूसरा शॉर्टकट की बनता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, जो पर्टिकुलर फॉन्ट की होती है। फिर आता है फॉन्ट की साइज, तो फॉन्ट की साइज बदलना। डिफॉल्ट की बात करें तो अभी 11 होती है, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 11 दिखेगा, दिख रहा है। तो अभी फॉन्ट की डिफॉल्ट साइज कितनी होती है, 11। लेकिन पुराने वर्जन में बात करें तो वो कितनी होती थी, 10। वही अगेन शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी तो कॉमन है, ठीक है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाएं तो ये पर्टिकुलर किसकी हो जाएगी, ये पर्टिकुलर हो जाएगी फॉन्ट की साइज की। कंट्रोल शिफ्ट एफ यानी फॉन्ट को चेंज करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी फॉन्ट की साइज को सेट करना, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार, देखो दो ऑप्शन आते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। ये जो यहाँ पे तीर का निशान है ना, इसको क्लिक करते हैं ना तो हमें कुछ फॉन्ट की साइज मिलती है। यानी कि यहाँ पे जब क्लिक करोगे एमएस वर्ड के अंदर, अगेन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ये दिख रहा है,
ये देखो कुछ दिख रही है, बड़ी क्या है 72, छोटी क्या है 8। तो यहां से प्रश्न ये बनता है कि एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे अधिक फॉन्ट साइज कितनी है? तो सबसे अधिक है 72, और सबसे कम कितनी है? सबसे कम है 8। तो यहां तक हो गया। तो एमएस वर्ड के अंदर मिनिमम जो बाय डिफॉल्ट है मिनिमम कितनी होती है? 8। मैक्सिमम कितनी होती है? 72। अब मैन्युअली का मतलब है कि हम वहां पर टाइप करके भी कर सकते हैं। तो इसलिए प्रश्न बनता है एमएस वर्ड की अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है? तो वो होती है 1638, और सबसे कम 1। डिफॉल्ट का मतलब होता है जब एमएस वर्ड ओपन होगा तब फॉन्ट साइज कितनी होगी? तो वो होगी आपकी 11। ठीक है, बहुत ध्यान की बात, काम की बात। एमएस वर्ड की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार में 8 से 72, और मैन्युअली यानी कि हम कितनी कर सकते हैं? टाइप करके। टाइप करने का मतलब हुआ कि जब आप लोग एमएस वर्ड में जाते हो यहाँ पे, तो ये जो दिख रहा है इस पर डबल क्लिक करो। अब यहाँ पर टाइप करो तो 1638, टाइप करो तो 1638, टाइप करो 1638, टाइप करो, सिर्फ की मत कर, क्लिक मत करो, टाइप कर दो 1638, एंटर मारो। ये देखो ये फॉन्ट साइज 1638 जा चुकी है। वापिस टाइप करो एक बार 1639, टाइप करो 1639, एंटर। अब एरर मैसेज है, क्या बोल रहा? द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 से 1638। मतलब क्या हुआ? फॉन्ट साइज 1 से 1638 के बीच रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो यही प्रश्न बनता है कि डिफॉल्ट साइज कितनी? 11। फॉर्मेटिंग टूल बार में 8 से 72, और मैन्युअली यानी कि टाइप करके कितनी कर सकते हैं? 1 से 1638। तो ये प्रश्न बनता है एमएस वर्ड की जो मिनिमम फॉन्ट साइज है वो कितनी होती है? 1। एमएस वर्ड की मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है? 1638। फिर आता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये वाला। ये हो गया, ये हो गया। ये क्या है? इंक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट की साइज को बढ़ाना हो तो फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करना शॉर्टकट की 2 है, कंट्रोल प्लस। जो बड़ा कोष्टक है वो +1 करता है, यानी कि 12 से 13, 14, 15, 16 ऐसे बढ़ाता है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला ब्रैकेट, ये क्या करता है? नेक्स्ट अवेलेबल साइज। अब नेक्स्ट अवेलेबल साइज का मतलब हुआ कि माना कि 12 के बाद में 20 है, तो ये शॉर्टकट की तो सीधा 20 पे जाएगी, लेकिन ये कहां पे जाएगी? 13 पे। समझ में आई बात? ये उतारो यहां तक, इसको पढ़ लेना। देखो आज तक इसमें से एमएस वर्ड पूरे में से सवाल नहीं बना है, आज तक नहीं बना है, लेकिन आप लोग ये मान के मत चलना है आपके नहीं आएगा। और मैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो फीचर है ना, जिसके प्रश्न TG2 में आते हैं, जिसके प्रश्न पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, इस लेवल तक के, दिल्ली पुलिस तक का जो कंप्यूटर होता है ना, वो ये है जो आपके LP में आता है। तो वहां तक के सारे सवाल है, इसलिए इसको याद कर लेना, बाई चांस आ गया तो है। तो ये है भाई, परीक्षा मारने के बाद बोलोगे कि सर ने ये तो नहीं करवाया नहीं था। ठीक है, अपनी गलती तो होती नहीं है ना, अपनी गलती कहाँ होती है? नहीं होती ना, कहे भाई महिपाल महेंद्र, नहीं होती ना। आपने गलती हुई कौन नहीं? गलती तो हमला की हुई अगर है। अपन ना मोटरसाइकिल स्पीड से चला रहे थे, सामने कोई आदमी खड़ा था, हम गिर गए उसके अंदर आके। अरे भाई देख कर तो चाल, वो तो खड़ा था बेचारा। तो भी होता है ऐसा। वो एक वीडियो आया था यूट्यूब पे, बहुत चल रहा था कि ना, दो छोरियां आगे आगे एक्टिवा पे चल रही थी, हैं, पीछे एक छोरा बहुत तेज मोटरसाइकिल पे चल रहा था, वो छोरी अपने आप ही पड़ गई थी। उस आदमी बोल रहे भाई धीरे चलो, वो बोले भाई मैडम टच ही नहीं हो मैं तो, है ना। तो वो है कि गलती अपनी नहीं होती फिर भी हो जाती, फिर भी पढ़ के चलो भाई, बाई चांस आ जावे तो। और वो LP 2018 का था, 5 साल, 4-5 साल ज्यादा हुए हैं, तो प्रश्न तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे ही होते हैं, तो पढ़ के चलो।
हो गया। इसको फेयर कॉपी में ना ध्यान से लिखना हो, ये है ना अंडरस्टैंड मत लिखो। फेयर कॉपी है कंप्यूटर की डाली हुई। हाँ, वो ढंग से बनाना हो, जैसे तुम्हारे टाबर पढ़े ना तो उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि पापा की तो करियो। कहीं भाई सही है। हाँ बोलो। हाँ। हाँ? यार इंग्लिश कहाँ है सर, ये इंग्लिश नहीं है इतना तो। यार इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ना टाबरों को। कौन दादा ये होता है? आ जाएगा सब आ जाएगा। तुम्हें आ गया ना समझ में? बस। एक मिनट। किसकी? इंक्रीज की है, कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट है, वो +1 करता है, यानी कि 18 के बाद 19 20 21 22 ऐसे चलेगा। हाँ क्या बोल रहे हो आप? तुम्हें भविष्य में तो समझ में आएगा। भविष्य में तो आएगा, कल तो आएगा। तो घर पे बैठ करके जब समय दोगे, भाई तुम घर पे बैठ करके तुम फोन पर पे उसको समझा सकते हो, तो खुद तो समझ ही सकते हो। बाकी तुम समझदार हो वैसे, समझ सकते हो। आ जाएगा सब आ जाएगा। घर पे बैठ के वापस रीडिंग मारना एक बार, क्या कि दुनिया में एक बार में तो कोई समझ में नहीं आता, मेरे को भी नहीं आया था। आज मैं समझा रहा हूँ, देख लो। तो फर्क इतना ही है, बस आ जाएगा सब आ जाएगा। मैथ से तो टफ नहीं है, गणित समझ में आती है। हवा होती है एकदम। तो ये हवा ही है। ये पढ़ना चाहते नहीं हो ना, इसलिए प्रॉब्लम ये है। तो आईटीआई में थी गणित, आईटीआई में मैथ्स थी क्या? और तो बचपन के स्कूलों में भी कंप्यूटर आता, आजकल तो चौथी क्लास में किताबें आ जाती है। आईटीआई में भी आईटी लिटरेसी था ना, पढ़े थे। हाँ तो समस्या तो तुम्हारी है या तुम्हारे मास्टर की है उस टाइम वाले की? है? अच्छा आपके टाइम नहीं था क्या? तो वो यही कंफ्यूजन में कि ये था या नहीं था। हम्म। हाँ वो मेरे पास था, मेरे को पता है यूं। ये वाला। हाँ मेरे पास था, बता रहा हूँ ना, 2009-10 की बात है, मेरे पास था। बहुत बढ़िया था, 2G इंटरनेट चलता था, धीरे धीरे धीरे। यहाँ से लाल कलर के बटन आते थे सारे के सारे। हाँ सही था। फोन सही था। इतना मोटा लगता, जेब का मैं यूं लगे थे। हो गया भाई सबका? लिख दिया? हाँ तो यहाँ पर देखो भाई, एक था फॉन्ट का साइज, फॉन्ट क्या है उसको बदलना, फॉन्ट की साइज बदलना, फॉन्ट को इंक्रीज कर देना, यानी कि जो लास्ट साइज थी वहां से बढ़ाना हो, तब हम लोग इंक्रीज फॉन्ट साइज को भी यहाँ पर यूज में लेते हैं। क्या हुआ भाई, क्या गिर गया? बोतल? क्लास में बोतल ही ढूंढ रहे हो? जीवन कुछ बोतल से आ गया है कि नहीं है? आज तुम बोतल को नहीं संभाल पा रहे हो। क्या हुआ भाई? हैं? तुमसे कंप्यूटर नहीं संभल रहा है। तुम किस? तो उसकी क्या जरूरत है, ये पढ़ोगे तब तो पायलट बनोगे पागल। पायलट नहीं बनना, पायलट नहीं बनना। तो 4 सवाल गलत ठोक दिए तो पायलट तो फिर और गार्ड बनने लायक ही नहीं रहोगे। कहाँ से तो फिर उसको भी फिर कहीं से कर लेना कवर। यही हुआ और क्या। हर चीज कवर नहीं होती ना कहीं से, मेहनत करनी पड़ती है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। चले आगे। चलो बहुत बढ़िया। अगली बात फिर है यहाँ पे देखो। ये देखो, इंक्रीज फॉन्ट साइज था, अगला क्या है? फॉन्ट की साइज को कम करना, यानी कि डिक्रीज करना। तो फॉन्ट की साइज को डिक्रीज करना, देखो कंट्रोल प्लस उस साइड का ब्रैकेट जो था वो +1 कर रहा था,
ये वाला -1 कर रहा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का सिंबल जो था वो नेक्स्ट अवेलेबल साइज पे जा रहा था, मतलब 12 के बाद 16 है तो 16 पे, ठीक है। और ये जो है ये पीछे वाली साइज, माने 12 के पहले 10 है तो 10 पे जाएगा, उससे पहले 7 है तो 7 पे जाएगा। तो इंक्रीज फॉन्ट साइज कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट बंद होगा, और डिक्रीज फॉन्ट साइज कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट आपका खुलेगा। और ग्रेटर देन का सिंबल साइज को बढ़ाता है, लेस देन का सिंबल साइज को घटाता है, ठीक है। फिर है आपका चेंज केस। देखो केस को चेंज कर देना। केस का मतलब होता है जो कंटेंट आप लोग टाइप करते हो ना एमएस वर्ड में, उसे केस बोला जाता है। जो आप लोग टाइप करते हो, आपने राम लिख दिया तो राम क्या है, केस है, जो आपने टाइप कर दिया। अब उसका कैसे चेंज करते हैं, देखो इसकी शॉर्टकट की कॉमन है शिफ्ट प्लस F3। एक कॉमन शॉर्टकट की चलती है शिफ्ट प्लस F3, जिसमें हम लोग केस चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो पहला केस है अपर केस, यानी कि सारे के सारे टेक्स्ट को कैसा कर देना, कैपिटल कर देना। अगर सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हम कैपिटल लेटर्स में कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, अपर केस। दूसरा आता है लोअर केस, यानी कि सारे के सारे कंटेंट कैसे हो जाएंगे, छोटे। अगर आपने कैसा भी दिया हो उसको बड़ा कर देगा, कैसे भी दिया उसको छोटा कर देगा। तीसरा होता है सेंटेंस केस, यानी कि सेंटेंस मतलब पूरे के पूरे वाक्य का पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे। जैसे पूरे के पूरे वाक्य का पहला अक्षर तो बड़ा बाकी सारे के सारे छोटे। और कैपिटलाइज ईच वर्ड बोलता है कि हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा और बाकी सारे छोटे। कंफ्यूजन होता है सेंटेंस केस में और कैपिटलाइज ईच वर्ड में। सेंटेंस केस में पूरे सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे, और कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे, ठीक है। यानी कि यहां पर तो केवल पहला बड़ा था, बाकी सब छोटे। यहां पर आई का आई बड़ा, लव का एल बड़ा, वाई का यू का वाई बड़ा, मतलब पूरे सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा है तो वो सेंटेंस कैसे। पूरे सेंटेंस के सारे शब्दों में अगर हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा है बाकी सारे छोटे हैं तो वो कहलाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। और टॉगल केस का मतलब होता है जो बड़ा था वो छोटा हो गया और जो छोटे थे वो बड़े हो गए, यानी कि सारे स्मॉल कैरेक्टर्स को कैपिटल कर देना और सारे कैपिटल लेटर्स को स्मॉल कर देना, ये टॉगल केस होता है। तो एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं। उतारो, एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं। अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, सेंटेंस केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड। उतारो।
गया भाई? पहला कैपिटल अन्य स्मॉल, पहला कैपिटल अन्य स्मॉल, बस। और बाकी सबने लिख लिया था, पहुंचे ही नहीं थे। लिख दिया तो इसका मतलब सुने नहीं थे आप ढंग से। डेडिकेशन लेवल एक ही आदमी का सही है बस, अब उठा पड़े ही हूं। इनकी रीडिंग मारना भाई सब समझ में आ जाएगा। अब प्रॉब्लम वो है ना कि हम जब किसी बात को मानना ही नहीं चाहते हैं ना, तब वो हमें कभी भी हजम नहीं हो सकती। ठीक है, और जब मानने लगे ना तो सब कुछ हजम होता है, वो वाली बात है। तो टफ कुछ नहीं होता, टफ केवल हमारा दिमाग है बस। हम लेके बैठते ना कंप्यूटर नहीं आएगा, कंप्यूटर नहीं आएगा, वो वाली बात है। वो जीवन में ही नहीं आएगा, वो आपको ही नहीं आएगा और उसको भी नहीं आएगा। और नहीं तो आपको भी आएगा और उसको भी आएगा। तो आपा अपन पीछे कैसे गए, क्या बात है? हाँ, ऐसे ही तो कैसे गया? कोई अटा कोई जीवन थोड़ी चल रहा था कि कोई बारात आई हुई है और घूम रहे हो इधर उधर। क्या हुआ? नहीं तो ही कैसे हो गया ऐसे ही? बारात में थोड़ी आए हो। आगे रोशनी हो रही है, अंधेरा चाहिए? तो रोशनी तो वहां तक भी बराबर ही है, कोई वो बात है नहीं। लिख रहे हो यहां तक, लिख लिया? कॉपी लाओ तो आगे तक एक बार। नहीं लिख रहे हो क्यों? तो जो नहीं लिखता वो मेरी क्लास में नहीं बैठता। तो आप भी जा सकते हो। तो ऑप्शन दो ही है, या तो बैठ के लिख के पढ़ लो, नहीं तो फिर आप जा सकते हो। अब जल्दी चूज कर लो, मैं खड़ा हूं उससे पहले पहले करना क्या है? भाई जो भाई 10 लोग बैठेंगे वो 10 लोग लिख के पढ़ेंगे बस। अब एक्स्ट्रा तो भीड़ क्यों करनी? खाई भाई महेंद्र, सही है। फालतू क्यों बैठना? उधर के दो पंखे बंद करेंगे और क्या। हाँ, लिख लिया? हाँ भाई। है? अच्छा। वो कहते हैं ना कि घर पे जाके पढ़ लेंगे। और जो यहाँ पर बैठ के नहीं पढ़ रहे वो घर पे जाके क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे? तो फिर क्यों दुख देखते हो? अब आपको पता चल गया भाई रोज मेरी क्लास लगेगी 10 से 12 बजे तक। तो आप किस कोई ढाबा वाबा पकड़ लो आसपास में, वहां पर बैठ कर आराम से चाय वाय पीना, जो भी खींचना है वो खींचना आराम से। ठीक है, मजे करना। 12 बजे आराम से बाहर आ जाना, मैं बाहर जाऊंगा, आप अंदर आ जाना। ठीक है, तुम्हारे लिए मस्त रहेगा, इजी रहेगा। फालतू डायलॉग सुनो, दो का ही मतलब है। सही है। तो आराम से, क्योंकि गले में तो तुम्हारे आ गई है, मैं तो आऊंगा ही आऊंगा 10 से 12। तो आराम से मस्त रहो, आराम से बाहर और घूम लिया करो 10 से 12। फिर 12 बजे जो क्लास होती है तो आ जाया करो, नहीं होती है तो घर चले जाया करो। ठीक है, नहीं होगी ना 10 12 से क्लास नहीं है, तो फिर आराम से 9 से 10 होती है ना रीजनिंग, मैथ। एक ही होती है 9 से 10, 8 से 10। तो 10 बजे घर जाओ, मस्त करो, ऐश करो, जिनको पढ़ना है वो बैठ जाया करो। क्यों जबरदस्ती खप रहे हो? है? जबरदस्ती मत बैठा करो, यूं क्या कि फिर मेरे को भी, मेरे दिल को अच्छा नहीं लगेगा कि हम जबरदस्ती बैठे हो। ठोक ठोक के बिठाते ना, वैसा वाला सीन हो जाता है। तो यूं मत बैठो। और यूं भी मत बोलना कि सर फीस दी है तो बैठेंगे। तो फीस पढ़ने की दी है कि बैठने की दी है? अब ये कौन है जो कहे सर बैठने की भी दी है, दोनों की दी है सर, कभी कभी पीछे बेंच खाली रहती है तो सोने की भी दी है। मने घर ले चलो, मेरे की भी तो दी होगी, इनको भी घर ले चलो। है महेंद्र जी, सर को ही घर ले जाओ, फीस दी है ना 12,000। कही, वो क्लास खत्म हो जाती है तो कैमरा खोल के घर ले जाओ, 12,000 दिए। 12,000 दिए, फीस दिए ना। तो वो लफड़ा वो हो जाता है। लिख दिया यहां तक? लिख दिया यहां तक? ठीक है, तो यहां तक सारा उतार लेना। और यहां से यहां तक एक रीडिंग मारना पूरी की पूरी। एक रीडिंग मारोगे ना भाई, अखबार में जब पढ़ा हुआ भी एक रीडिंग मारते ना तो भी सब याद रहता है। तो वो ये कि वो इंटेंशन के साथ में दिल लगा करके एक बार रीडिंग मार लेते हैं, भाई अखबार में कोई काम की खबर है तो नहीं है। यहां तक याद रहती है कि बार्क में वैकेंसी आई है 4200 पदों की।
याद रहता है। तो यहाँ पे एक बार पढ़ोगे ना सब याद रह जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, जीवन में टफ कुछ नहीं होता। खुद बोलते ना जैसी सोच बना लेते हैं वैसे ही हो जाते हैं, बाकी सब चीजें सही होती है। तो ना पढ़ना घर पे जाके, समझ रहे हो? सिंपल सी बात है। मैं तो कहता हूँ कि आपने कंप्यूटर के अलावा सब कुछ पढ़ लिया और सारे प्रश्न आपके हो गए, ठीक है। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि सर 5-6 सवाल और करने हैं, और कंप्यूटर के 4 सवाल अगर आपको आ गए तो फायदा ही है, और वो भी नहीं आए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और कंप्यूटर के प्रश्न लोको पायलट में भारी नहीं आते, टफ नहीं आते। लोको पायलट में कंप्यूटर के प्रश्न जो है वो बहुत ईजी आते हैं। और फर्क इतना सा कि एक बार रीडिंग मारने की जरूरत है, ठीक है। तो एक बार रीडिंग मारोगे, इंग्लिश भी तो पढ़ी है अपने, इंग्लिश भी तो 2-3 प्रश्न आते हैं, तो उससे तो टफ नहीं है। तो बात इतनी सी है कि थोड़ा सा रीडिंग मार लो, समझ लो, आराम से बैठ करके देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कल पढ़ेंगे इससे आगे। एमएस वर्ड खत्म हो जाएगा और कल ही एमएस एक्सेल भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचेंगे 4 दिन, उसमें इंटरनेट, कंप्यूटर सिक्योरिटी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आपके 3 ही चैप्टर बचेंगे। वो इस हफ्ते में शनिवार तक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो, टाटा।